हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केओरा। न्यूज़ टाइम पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस टाइम बहुत गहमा-गहमी का माहौल है। राजनीतिक रूप से एक नए-नए परिदृश्य उभर कर आ रहे आए हैं। प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय नज़र आ रही हैं। साथ में अखिलेश, जी हाँ, अखिलेश यादव जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। इतनी धूम-धाम से बाहर निकले हैं कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, सोचने पर मजबूर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो खैर अपनी मस्त चाल से चल ही रही है। अ, इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए, इसकी विवेचना के लिए हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, वो हैं प्रोफ़ेसर रवि कांत जी, लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और ख़ास तौर से कई विषयों के ज्ञाता भी हैं, विद्वान हैं और राजनीति, विदेश नीति, सामाजिक व्यवस्था, इनके ऊपर इनकी सूक्ष्म और गहरी पकड़ है। रविकांत जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रविकांत जी, उत्तर प्रदेश में कहने के लिए तो सर्दियाँ आ रही हैं, नवंबर आने वाला है और ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठंड कुछ गर्मी का आभास दे रही है सर। अब इसे राजनैतिक गर्मी कहो या सामाजिक गर्मी कहो, पहली टिप्पणी आपसे इसी विषय के ऊपर। जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, एक तो 2022 में 5 राज्यों के चुनाव हैं शुरुआती दौर जी, में। उसमें सबसे खास उत्तर प्रदेश का युद्ध का मैदान है। जी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके खास होने की वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 2024 के चुनाव में एक तरह का सेमीफाइनल होगा। जी, साथ ही साथ जो भाजपा के विपक्षी दल हैं, वो किसी भी संघर्ष के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना चाहते हैं या बीजेपी जी, को हराना चाहते हैं। जी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये हिंदुत्व की जो धारा है, अगर आगे और बढ़ती है, तो 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष होगा और उसमें संविधान को पूरे तरह से बदलने की आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं। जी, तो अभी जब वो ये कहते हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है, उनकी ये भी चिंता है कि 2024 में भी अगर फतह होती है तो फिर संविधान सीधे तौर पर खतरे में आ जाएगा। इसलिए सिर्फ जी, राजनीतिक दल ही नहीं, जी, जो उत्तर प्रदेश की सरगर्मियां हैं, उनके बढ़ने का, उस टेम्परेचर के बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जो तमाम बौद्धिक लोग हैं, चाहे उसमें वामपंथी हो, अम्बेडकरवादी हो, संविधानवादी हो, गांधीवादी हो, वे तमाम लोग भी इस चुनाव में अपनी एक तरह से अलग-अलग भूमिकाओं में सक्रिय एक तरह से अपनी भूमिका अदा करने वाले हैं। जी। पर इसलिए जी, अ, ये आपने बात बिल्कुल सही कही है कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा 2025 तक आएगा जो आरएसएस की आपने बात की है और वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात और संविधान में संशोधन और उस दिशा की ओर बढ़ते हुए कदम भी देखा जाए तो क्या ये उत्तर भारत के अंदर तो संभव है, लेकिन दक्षिण भारत और पूर्व भारत के अंदर इसकी संभावनाएं काफी हद तक कम देखी जा रही हैं रविकांत जी। आप तो बहुत गहन विचारक हैं इन चीजों के बारे में। तो क्या इसमें भारत के कई हिस्से अलग तरीके से सोचेंगे और एक हिस्सा अलग तरीके से सोचेगा, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं क्या? ये निश्चित तौर पर और यही मुझे लगता है कि आरएसएस के सामने मुश्किल है, जी, क्योंकि भारत बहुत विविधताओं का देश है। जी, तमाम भाषाएं हैं, तमाम संप्रदाय हैं, तमाम जो सामुदायिक संस्थाएं हैं, तो अलग-अलग तरह से सोचने वाले लोग हैं। धर्म तमाम हैं, जी, क्षेत्र तमाम तरह के हैं। ये जो विविधता है, जो भारत को बहुत संपन्न बनाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए यही एक मुश्किल है कि वो अपने उस विचार को, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र को लाना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं। इस वजह से माने ये जो भारत की जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनकी वजह से अपनी विचारधारा को पूरी तरह से स्थापित करने में उन्हें मुश्किलें आ रही हैं।
जी, इसीलिए उस हिंदू राष्ट्र का अगर हम एक हिस्सा लें, जिसको काचा इलैया जब कहते थे कि ये काऊ नेशनलिज्म है, जी, तो जब हम गाय के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उसमें बीजेपी और आरएसएस के लिए समस्या ये है कि आप उत्तर भारत में तो गाय को पूजने की बात कर लेते हैं, जी। लेकिन जब आप गोवा में दाखिल होते हैं, जब आप नॉर्थ ईस्ट में दाखिल होते हैं, तो वहां साहब बीफ बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। स्वयं इवन भाजपा हमारे के सांसद विधायक कहने लगते हैं। हाँ, आपके यहाँ भी। हमारे तो यहाँ भी और हमारे से नीचे पूरा का पूरा विंध्याचल से नीचे वही है सर। जी, जी, जी। तो ये जो केवल जो हिंदी हार्टलैंड है, जिसको राजेंद्र यादव कभी गोबर पट्टी कहा करते थे, और वो गोबर पट्टी कहने का उनका आशय था कि किस तरह से लोग सोचते हैं, तो वहाँ पे ये है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप उस हिंदी हार्टलैंड के अलावा जब आप काऊ नेशनलिज्म को लेकर के चलेंगे, तो उसका क्या होगा? जी, या जब आप हिंदी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा था, शायद 1 या 2 साल पहले, जब अमित शाह ने कहा कि साहब हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, तो उसका कितना विरोध हुआ। आप आपसे जैसे ही आप दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां सीधे तौर पर उस हिंदी राष्ट्रवाद का ही विरोध होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो आरएसएस है वो बहुत, मुझे लगता है कि सॉफ्ट तरीके से वो क्या कर रहे हैं कि एक जो सैन्य राष्ट्रवाद है, जिसमें वो 2 किस्म के खतरे दिखा रहे हैं, एक बाहरी खतरा और एक अंदरूनी खतरा। तो इस समय जो आरएसएस का राष्ट्रवाद है बीजेपी का, वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान, माने जी, उसकी एक एकमात्र अब पहचान यही रह गई है, और गाय और हिंदी या और दूसरी चीजें हैं, और जो उसके जो प्रतिमान है उनको शायद उन्होंने छोड़ रखा है। जी, तो वो यहाँ से उनका राष्ट्रवाद डेवलप हो रहा है। अब उसमें हम थोड़ा सा चीन को भी ले सकते हैं, कभी कभी रस्मी तौर पर आ जाता है कि जी। दिवाली में आप वो लड़ियां नहीं खरीदेंगे, और बाकी तो आप मोबाइल से लेकर के सारा कुछ चलाएंगे ही। तो इसलिए जो वैविध्य है भारत का, वहां पे आप उस तरह के किसी धार्मिक राष्ट्रवाद के या हिंदू राष्ट्रवाद को लागू करने की स्थिति में नहीं होते हैं, बहुत मुश्किलें हैं, मैं जो समझता हूँ। इसलिए जो दूसरे लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो एक तरह से मुझे लगता है कि उन्हें इसमें इत्मीनान भी होना चाहिए कि ये संभावना भी नहीं है। भारत बहुत अद्भुत देश है, और जब देश बन रहा था, माने आजादी के समय, चर्चिल से लेकर के एरिक हॉब्सबॉम जैसे समाजशास्त्री भी इस बात को लेकर के बहुत आश्चर्यचकित थे कि साहब ये राष्ट्र हो कैसे सकता है? इतनी विविधताएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, इतने रंगों के लोग रहते हैं, इतने नस्लों के लोग रहते हैं, इतनी परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, तो ये एक राष्ट्र हो कैसे सकता है? लेकिन भारत के लोगों ने इस बात को साबित किया है अपने 70-75 साल में कि भारत जिस तरह के राष्ट्र के रूप में उस उदय हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उससे वो समृद्ध हुआ है। उसमें एक राष्ट्र राज्य अलग से जुड़ गया है। भारत कहीं से भी विखंडित नहीं हुआ है, और मैं समझता हूं कि भारत के लोगों की ताकत है, भारत के लोगों की आपसदारी भावना की ताकत है कि उन्होंने अपने देश को न तो कभी बिखरने दिया, और ना ही मुझे लगता है कि जो विभाजनकारी जो सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो उनको बर्दाश्त करेंगे। हाँ, जो राजनीति थोड़ी सी हो रही है इस बीच में, कि जहां पे आप नफरत पैदा कर करके और कुछ खौफ पैदा करके, डर पैदा करके आप वोट तो हासिल कर सकते हैं, 5 साल 10 साल सत्ता में तो रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका वो ख्वाब तो नहीं पूरा हो सकता है जब आप ये कहते हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे, या आप सही संविधान बदलने की तो हिम्मत नहीं कर सकते। सही कहा आपने। मैं उत्तर प्रदेश पे आने से पहले एक सवाल मेरे ज़हन में चल रहा है, जिसके ऊपर शायद मैं आपके साथ और कुछ और विद्वानों के साथ एक अलग प्रोग्राम करना चाहूँगा, जो 2025 का एक बहुत बड़ा संभावित खतरा है, 2024-25 का। और वो है भारत में संसदीय सीटों का डिलिमिटेशन, जहाँ पर दक्षिण भारत के राज्य 140 सीटों से भी नीचे चले जाएँगे, और अगर किसी कारण से उसको 140 पे मेंटेन करेंगे, तो उत्तर भारत में यूपी, बिहार जो हैं, वो 150-200 सीटों पर चले जाएँगे। जहाँ पर उनका वेटेज इतना बढ़ जाएगा कि साउथ पूरा नगण्य हो जाएगा, और साउथ एक बहुत समृद्ध भारत का हिस्सा होने के नाते, जो कि शायद
आपकी इस गोबर स्टेट के मुकाबले जो कहा था, उत्तर प्रदेश बिहार के मुकाबले शायद उनकी पर कैपिटा इनकम 5 गुना ज़्यादा है देखा जाए तो एक ही भारत में 2 भारत हैं। वो एक ऐसा मौका होगा, वो संक्रमण काल का मौका होगा, जिसको शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 के आसपास टाल दिया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया था 25 सालों के लिए कि चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उस समय भी विघटनकारी शक्तियाँ ऊपर आनी शुरू हो रही थी कि आप किसी 2 राज्यों को इतनी सीटें मत दे दीजिएगा कि वो पूरे भारत पे राज करना शुरू कर दें। ये स्थितियाँ आएँगी और इसके ऊपर अभी से विचार करने की किसी एक विशेष प्रोग्राम में आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर में इसमें समस्याएँ आ रही हैं अभी से ही, और उसका डिलिमिटेशन सीटों का नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए जब भारत का ये करने जाएँगे, तो इतनी परेशानियाँ पैदा होंगी कि शायद उसका मेरे लिए अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इस पर मैं ज़रूर आपसे एक विशेष रूप से एक पूरा एक अंक करना चाहूँगा आपके साथ में, क्योंकि आप विचारक हैं। आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पे। धीरे-धीरे कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं जहाँ उत्तर प्रदेश एक किस्म से एक बाइपोलर स्टेट बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर कुछ शक्तियाँ, जहाँ पहले 4 शक्तियाँ होती थी, कांग्रेस थी, बीएसपी थी, एसपी थी। धीरे-धीरे ऐसा लग रहा है कि 2 शक्तियाँ काफ़ी सिकुड़ती जा रही हैं इसमें। कांग्रेस काफ़ी सिकुड़ चुकी है और जहाँ तक बीएसपी की बात है, वो भी शायद अब इट लुक्स लाइक व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश एज़ अ पेल शैडो ऑफ इट्स पास्ट। द पेल शैडो ऑफ इट्स पास्ट। हो सकता है कुछ सीटें ले जाएं, कुछ नुकसान भी कर जाएं, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बाइपोलर स्टेट की उस दृश्य की ओर आगे बढ़ रहा है। रविकांत जी, आपके विचार? देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अगर आप ट्रेंड को देखें पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव को, तो हर चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत निर्णयात्मक ढंग से मैंडेट दिया है और जो सरकार सत्ता में होती है उसको हटाने के लिए वोट किया है। और मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए चुनाव होने जा रहा है। हम्म। मैं चूंकि गांव से मेरा खुद ताल्लुक है, मैं गांव के लोगों से बात करता हूँ, कभी उनके बीच जाता भी हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार मैं बात करते रहता हूँ। मैं सबसे बड़ी चीज जो देख रहा हूँ एक मतदाता के मन में, वो ये है कि साहब इस सरकार से तो हम बहुत परेशान हैं। और जी। अगर आप परेशानियां गिनना शुरू करेंगे तो महंगाई, जिस हालत में आप पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों से लेकर के खाद्यान्न की जो कीमतें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो कीमतें हैं, मोटर व्हीकल की जो कीमतें हैं, आपके जो एजुकेशन है, एजुकेशन की फीस में जो बढ़ोतरी हुई है इस कोरोना काल के बाद, दवाइयों की आप हालत देखिएगा कि कोरोना काल में 2 ही जगह उन्नति हुई है आमदनी में, या तो अंबानी और अडानी की संपत्ति में इजाफा हुआ है बड़े स्तर पर, या जहाँ सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है वो दवा कंपनियां हैं, जो 2 से 5 गुना जिनकी आमदनी बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा कि जो दवाई के क्षेत्र में एक कीमतों का निर्धारण के लिए सरकारों का जो नियंत्रण होता था वो हट गया है, क्योंकि जब आपको कारपोरेट घरानों से चंदा लेना है और उसमें सारे लोग शामिल हैं, कोई उसमें एक पार्टी नहीं है, वो बात अलग है कि वो चंदा 90% भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जी, 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 जी। तो दवा कंपनियों को आपने स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वो पैरासीटामोल का दाम भी अपने से आप बढ़ा सकते हैं। जो मान लीजिए सामान्य बुखार और जुकाम इस सब की जो दवाइयां होती थी उनकी कीमतें कम रखी जाती थी, सरकार इस तरह के नियंत्रण रखती थी, लेकिन वो अब खत्म हो गए। तो दवाइयों की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हुई हैं, उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ धुलाई का मामला नहीं है, उसमें उनको स्वतंत्र छोड़ देना है कि आप तो बढ़ाइए, आप हमसे कोई लेना देना नहीं। ये समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। जो जी। लोग किसान आंदोलन से भी नहीं जुड़े हैं, वो सबसे ज्यादा, माने जो सीमांत किसान है या जो बटाई पर खेती कर रहा है, आप उससे पूछिए, वो कहता है साहब हम रात को सो नहीं पाते हैं, तो और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। हर किसान चाहता है कि साहब हमको कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, लेकिन दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो फिर वो हार करके खेती ही करेगा। और खेती में आलम ये है कि अचानक खेती में जो लागत है उसका दाम बढ़ा है, खाद से लेकर के आपके
पानी देने की कीमतों को देख लीजिए, बीज की कीमत देख लीजिए, और उससे ज्यादा आवारा पशुओं के कारण अगर 5 बीघे की खेत है तो आपको 1 लाख रुपए की बाढ़ पे खर्च हो रहा है। अब सोचिए कि जो 5 बीघे का किसान है, बेचारा 1 लाख रुपया कहाँ से उस बाढ़ पर खर्च करेगा। और उसमें भी योगी सरकार ने जो फरमान जारी किया है कि अगर आप कटीले तार लगाते हैं तो अगर गाय कहीं कटती है, जानवर कहीं कटता है तो साहब आप जेल जाएंगे। इन हालातों में किसान इतना ज्यादा परेशान है कि वो अब किसी भी कीमत पर इस सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई पड़ता है। मिडिल क्लास के हालात ये हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई थी दैनिक भास्कर में कि साहब जो निजी स्कूल है वहां से हटा करके लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, निकाल रहे हैं वहां से। तो उन बच्चों पर साइकोलॉजिकल असर क्या हो रहा है, उन माँ बाप पर क्या साइकोलॉजिकल असर हो रहा है, वो इससे लग रहा है कि इस देश के हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि 24 करोड़ की आबादी वाला प्रांत है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के सामने एक विकल्प है। जो आप बाइपोलर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े विकल्प के रूप में अखिलेश यादव ने अपने आप को पिछले 1-1.5 साल में, मतलब जो जिसे हम नैरेशन कहते हैं ना, उस नैरेटिव को अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने बनाने में कामयाबी हासिल की है कि साहब वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सीधे लड़ रहे हैं। तो अब मतदाता से आप पूछिएगा तो वो भले ही सपा को बहुत पसंद नहीं करता है, ऐसे लोगों से भी मैंने बात की कि जिनकी स्वाभाविक पसंद सपा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि साहब कांग्रेस में अभी वो दम नहीं है और बीएसपी का लगातार पराभव हो रहा है, मायावती संघर्ष नहीं कर रही हैं, बीजेपी की बी टीम है। वो लोग ऐसा कहते हैं, माने हम लोग तो जो कहते आम आदमी में भी ये चर्चा है। वो तो तो घर से इसलिए बाहर, अब हम वो तो सर घर से बाहर ही बाहर नहीं निकलती निकलती नहीं, हैं, कहीं नजर ही नहीं इसलिए आती है। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि साहब अब समाजवादी पार्टी ही है जिसको हम वोट करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये दो ही पार्टियों में चुनाव होने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम बाइपोलर इलेक्शन की बात करते हैं तो शायद जो पूरा बीजेपी का एजेंडा है उसमें भी फंसते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा उत्तर प्रदेश में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीटें बहुत बढ़ेंगी, लेकिन जो उनका परसेंटेज वोट का परसेंटेज है, जो 6% था लोकसभा में, वो मुझे लगता है कि 2 गुना होगा, 12% होगा। 12% के आसपास। हाँ, मेरा अपना अनुमान है, वो 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, मैं 12 मान करके चल रहा हूँ। लेकिन इससे सीटों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी, बहुत बड़ी छलांग नहीं होगी। इसका फायदा सपा को मिलेगा, क्योंकि कल की एक खबर है कि बहुत सारे ब्राह्मण समुदाय की समितियां हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि साहब हम कांग्रेस के साथ जाएंगे और प्रियंका गांधी को समर्थन देने की बात करेंगे। ये कौन वोटर है? ये बीजेपी का है। तो ब्राह्मणों की नाराजगी जो है, जो सपा के साथ नहीं जाना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस का ऑप्शन ग्रहण करेंगे। इसलिए ये इलेक्शन बीजेपी को हटाने के लिए और उसकी जगह पर जो विकल्प बन रहा है, जो चुनाव जीतते हुए दिख रहा है, जो लड़ते हुए दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी है, इसलिए उसको जिताने के लिए, माने वो भले ही उनका बहुत मन नहीं होगा, लेकिन उसको लाने के लिए लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और मतदाता उसी तरह से व्यवहार करते हुए दिख रहा है। रविकांत जी, पश्चिम यूपी में तो चलो ठीक है, एक बार को टिकैत साहब का भी असर है, किसान थोड़े से परेशान हैं, तो एक टिल्ट थोड़ा भाजपा से दूर होने का वहां पर नजर आता है। पर क्या ये परिस्थितियां, क्योंकि किसान आंदोलन तो ले दे के वेस्टर्न यूपी तक है, मध्य यूपी और ईस्टर्न यूपी के अंदर उसका कोई इतना प्रभाव नजर आता नहीं है, और ये वो एरिया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है कि अगर वेस्टर्न यूपी के जो लॉसेस हैं वो ईस्टर्न यूपी के साइड से या सेंट्रल यूपी से उसको रिकवर किया जाए। ये किसान की जो बात है, ये वेस्ट से निकल के ईस्ट तक पहुंचती क्यों नहीं है रविकांत जी? देखिए, बीजेपी ने और मोदी सरकार ने इसीलिए इसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की। उनको लगा कि साहब ये केवल पंजाब तक सीमित रहने वाला आंदोलन है, लेकिन बाद में वो हरियाणा होते हुए पश्चिमी यूपी तक आया। जो बात आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है कि पश्चिमी यूपी के बाहर किसान आंदोलन का उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन रही बात समस्याओं की,
तो जो मैंने कहा कि चाहे आप बुंदेलखंड जाइए, रोहिलखंड जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में हो या अवध और ब्रज के क्षेत्र में हो, इन जगहों पर आपको आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या दिखाई। और इस वजह से वो किसान जो किसान आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, वो इस आंदोलन के साथ अपनी सिंपैथी रखते हैं। और पिछले दिनों जो हुआ 3 अक्टूबर को, जहां लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल करके मार दिया गया, उस वजह से उस तराई के 7 जिले हैं जहां पे सिख किसानों की बसावट है और वहां पर अभी बीजेपी के ज्यादातर तो बीजेपी के ही विधायक हैं। उस बेल्ट में बीजेपी का विरोध होने लगा है कि साहब आप इस तरह से किसी को भी आप कुचल करके आगे बढ़ जाएंगे, इस तरह की जी, अहंकार पूर्ण राजनीति करेंगे। पूरे जी, उत्तर प्रदेश के लोग अब ये कह रहे हैं कि साहब ये तो साहब गुंडई पर उतर आए। इस तरह की भाषा मैंने आम लोगों से नहीं सुनी थी जो अब वो कह रहे हैं। तो किसान आंदोलन में भले ही वो सीधे तौर पर न जुड़े हों, लेकिन अब लोगों की सिंपैथी बन रही है कि जी, साहब देखिए किस तरह से एक गृह राज्य मंत्री का बेटा कर रहा है, उसके साथी कर रहे हैं, जो भी हैं। जी, तो ये उसका प्रभाव अब पूर्वांचल में बन रहा है। और जी, इसीलिए हमने देखा कल अंतिम अरदास में जिस तरह की भीड़ जुटी, राकेश टिकैत वहां पहुंचे। उसके अलावा परसों हमने प्रियंका गांधी की एक सभा देखी बनारस में, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। बहुत लोग आए थे, बहुत लोग थे कांग्रेस उसमें। की एक रैली में इस तरह की हम उम्मीद नहीं करते थे उत्तर प्रदेश में। जी, तो वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीजेपी से बहुत गुस्से में थे। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो प्रियंका गांधी को देखने के लिए गए होंगे, उनको सुनने के लिए भी गए होंगे। लेकिन उस भीड़ ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की उस साइकोलॉजी को तो दिखाई दिया है कि साहब लोग बीजेपी से तो नाराज हैं और उनकी सिंपैथी कांग्रेस के साथ हो रही है, उनकी सिंपैथी किसान आंदोलन के साथ हो रही है। तो मुझे लगता है कि यही जो सिंपैथी है कांग्रेस के वोट में भले ही न तब्दील हो, ये जो चल रहा है, जिसे किसानों ने कहा है, अभी जो उनके आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है कि साहब हम 26 तारीख को बड़ा लखनऊ में आंदोलन करेंगे, महापंचायत करेंगे, दशहरे पर हम तमाम ने प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री तक के पुतले जलाएंगे। इससे क्या होगा ना कि उत्तर प्रदेश में जो डर बिठा दिया गया है या ये सोच है कि साहब बीजेपी को तो कोई हरा ही नहीं सकता, उसका तो कर पाता है, ये मुझे लगता है मतदाताओं के दिमाग से ये बात निकलेगी। तो बिल्कुल उस सही कहा। बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनेगा। उस माहौल का फायदा जो पार्टी लड़ रही है उसको होगा, या जहां पे जो कैंडिडेट बीजेपी को हराने में सक्षम होगा उसको ये फायदा होगा। क्योंकि मैं जो समझ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस समय एंटी गवर्नमेंट वोट करने के लिए उतावला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं कांग्रेस ने अगर सपोज प्रियंका गांधी को एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो उसका इफेक्ट तो होगा, एक पैराडाइम शिफ्ट भी उससे होने की संभावनाएं होती हैं। भले ही वो मेजोरिटी ना हासिल कर पाए, बहुत सारी सीटें ना हासिल कर पाए, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता ही है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसके ऊपर शायद समय भी, क्या कहते हैं ना, कि उसकी बाध्यता भी देखनी पड़ती है, और जो हमारे मेहमान हैं उनकी बाध्यता भी देखनी पड़ती है। हम उत्तर प्रदेश के ऊपर और भी ज्यादा बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न लास्ट में रविकांत जी जाने से पहले। कहीं कहीं ऐसा आभास होता है कि इलेक्शन जीतने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी कहीं एक छोटा पुलवामा, छोटा बालाकोट करने पे ना उतर आए, क्योंकि अल्टीमेटली राष्ट्रवाद की घुट्टी फिर उसी दरवाजे पर पहुंचती है। जब लगता है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो फिर वो एक आखिरी रिसॉर्ट के रूप में, मैं ये नहीं कहूंगा कि फुल स्केल पुलवामा या फुल स्केल बालाघाट, लेकिन हाँ, एक छोटा बालाघाट पुलवामा फिर से क्या अपेक्षित है? देखिए बोहरा साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं, हम उससे कन्विंस हैं, तो आप सिर्फ इसको हम और आप तक सीमित मत मानिए। इस बात को अब बहुत साधारण लोग भी कहने लगे हैं कि साहब बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ये भी कर सकती है। तब आप इस हिंदुस्तान में जिसकी खूबसूरती क्या रही है, जिसने किस तरह का आंदोलन 90 साल चलाया और
एक बेहतरीन देश की संकल्पना की, एक बहुत उत्तम किस्म का संविधान बनाया और उस मकसद को लेकर के आगे बढ़े कि साहब राजनीतिक आज़ादी के बाद हमें सामाजिक और आर्थिक आज़ादी को हासिल करना है और उसी के लिए राजनीति होगी। मैं राजनीति को कतई भी बुरा नहीं मानता। लेकिन जब हम और आप इस बात को कहते हैं कि साहब कोई पुलवामा हो जाएगा, कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी, तो ये क्या दिखाता है कि आज राजनीति किस तरह की हो रही है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इस बात को अब आम आदमी भी समझने लगा है, लेकिन बीजेपी जरूर इस बात को जानती है कि ले दे करके उसके पास इस समय दो ही मुद्दे हैं। एक तरफ वो इस तरह का कोई राष्ट्रवाद का कोई इवेंट वो करें, मैं अब इसको इवेंट ही कहूंगा कि आप कहीं कोई विस्फोट हो जाए, कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ सांप्रदायिक विभाजन आप करें, कोई दंगा हो जाए, इसको भी लोग अब कहने लगे कि साहब राजनीति जब चुनाव आने लगा है तो दंगा भी हो सकता है। लेकिन हमने दिल्ली में ये देख लिया है कि अब शायद लोग इस बात को समझ रहे हैं पूरे तौर पर। उत्तर प्रदेश में जिसको वो लड़ाना चाहते हैं या जिसके खिलाफ वो करना चाहते हैं, उन दोनों ने एक तरह की अंडरस्टैंडिंग उनकी बन गई है कि साहब हमें ना तो लड़ना है और ना वो चाहते हैं कि हमें साहब रिएक्ट करना है। कल की एक घटना मैं आपको बताऊं, फैजाबाद की है या फिरोजाबाद की है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की है, लेकिन वहां पे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं कि साहब नवरात्र चल रहा है तो आप मीट की दुकान बंद कर दीजिए। अब ये साहब कौन सा फरमान था, कोई सरकारी फरमान था? पर यहाँ अब तो इस तरह की सेनाएं बन गई हैं कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन दुकानदारों ने जो अपना रोज का पेट भरने के लिए सब कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हल्के ढंग से चीजों को लिया और उसको ऐसे ही बेरंग लौटा दिया। हो सकता है उन्होंने दुकानें बंद कर दी हो, तो अब वो उससे भी उत्तेजित नहीं हो रहे। तो एक तो इनका ये भी मुझे लगता है कि दांव अब खाली जा रहा है कि कोई लड़ेगा, कोई उस तरह से दंगा करने में भी आपके या कोई इस तरह का दिखाने आप कि देखिए एक कौम दूसरे के लिए कैसे कर रही है, वो भी चला गया। पुलवामा उलवामा भी मुझे लगता है बहुत असर डालने वाला नहीं है। हाँ, कोशिश ये होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के ये हिंदुस्तान चला था, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, भगत सिंह के जो ख्वाब थे, उस पर बढ़े होते। आप जब ये नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर ये आपने किया होता, इस देश के सूरत को आपने बदला होता, गरीबों का आपने उत्थान किया होता, लोगों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर आपने काम किया होता, सिर्फ शौचालय बनवा देने से नहीं होता है, 5 किलो अनाज देने से नहीं होता है। आपने साबित ये भी कर दिया है कि इस देश में साहब अब 80% लोगों को हम अन्न देकर के एक तरह से उनको हमने वहां पहुंचा दिया है कि वो अब इस तरह के अन्न से ही अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन आपने उनके पेट को भर करके उनके बच्चों की सारी तालीम छीन ली है, अब वो पढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि अब इस तरह की अगर कोशिश भी होती तो वो कोशिश राजनीतिक फायदे में तो तब्दील होने की गुंजाइश मुझे अभी नहीं दिख रही है इस समय। हाँ, हो सकता है कि भाई बहुत बड़ा कोई माहौल उस तरह का बनाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातियों के ज्यादा, मुझे लगता है कि मैं इसको भी थोड़ा सा जोड़ दूं, जातियों के समीकरण पर ज्यादा निर्भर करती है। बीजेपी ने सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं किया, राष्ट्रवाद को भी नहीं उभारा, बल्कि उन्होंने जातियों को बहुत अच्छे से साधा था। एंटी जाटो पॉलिटिक्स उन्होंने की दलितों में, एंटी यादव पॉलिटिक्स उन्होंने की पिछड़ों में, इसका फायदा उनको मिला। लेकिन अब हालात ये हैं कि आपने आरक्षण से लेकर के बहुत उनके शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमला किया, तो वो तबके भी इस बात को जान रहे हैं कि साहब हमारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, हमारे समाज से 2-4 मुखौटे भले ही कोई राष्ट्रपति बन गया हो, कोई मंत्री बन गया हो, कोई अध्यक्ष बन गया हो, लेकिन साहब समाज को तो कुछ नहीं मिला। जी, बेकारी और महंगाई का आलम ये है कि अब हम ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि वो तमाम जातियां भी बीजेपी से खिसकी हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल तो यही हो रही है बीजेपी को। बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रियों की जाति बतानी पड़ती है कि साहब ये जी, जाति है इनकी। उत्तर प्रदेश में भी जब आप मंत्री बनाते हैं तो भी बताते हैं।
मुझे लगता है दोनों ही समीकरण इस समय बीजेपी के फेल हो चुके हैं। हाँ, जो आपकी आशंका है वो मेरी भी है, लेकिन मेरा भरोसा अब ये है कि शायद अब काठ की हांडी अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा रविकांत जी आपने। दर्शक मित्रों, समय की बाध्यता है, मेहमानों की भी और हमारे चैनल की भी। लेकिन हाँ, एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे बड़े गढ़, जो चुनाव के बेस पे जो सीटें आई थी, उसके आधार पर एक उत्तर प्रदेश था और दूसरा जहाँ मैं हूँ महाराष्ट्र था, जहाँ 40 से ऊपर सीट थी उनकी, तब शिवसेना के साथ मिलके। तो कभी-कभी इस स्टेट की ओर हम देखते नहीं है, लेकिन ये स्टेट धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सॉलिडली खिसक रहा है और महाराष्ट्र के अंदर जो इस समय हवाएँ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। तो किसी भी किस्म का नुकसान जो होता है, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है और साथ में महाराष्ट्र में होने की संभावनाएँ बहुत बढ़ गई हैं, तो ये बड़े मेगा लॉसेस हैं, जिनको बाकी स्टेट से रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी स्टेट ऐसी है जहाँ पर आप पीक स्टेज में हैं, जैसे एमपी है, राजस्थान और गुजरात में, जिसको आप और आगे नहीं जा सकते हैं। तो कॉम्पेंसेशन की जो एक कोशिशें हैं, वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो 2024 इतना आसान नहीं होगा, ये मैं आज कहना चाहूँगा। दूसरी बात एक यहाँ पे जोड़ूँगा कि 2022 का चुनाव एक और मायने में बड़ा इम्पोर्टेंट है, खास तौर से यूपी का, क्योंकि यूपी में अगर 200 सवा 200 बीजेपी के रह जाते हैं, न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो इससे उसका प्रभाव बहुत हद तक राष्ट्रपति के आने वाले चुनाव पे पड़ने जा रहा है, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं हो रही है। तो वो एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास अपेक्षित मेजॉरिटी नहीं होगी और वो फिर उन्हें केसीआर, वाईएसआर और नवीन पटनायक के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब हवाओं के रुख बदलते हैं, तो कभी-कभी अपने दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। तो मुद्दे बहुत हैं जिन पर बात करने के लिए। हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे गहन विचारक श्री रविकांत जी का कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे शो में आए और हमारा मान-सम्मान बढ़ाया। आप ऐसे ही आते रहिएगा आगे भी, हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे और विभिन्न विषयों के ऊपर आप अपने विचार प्रस्तुत करते रहिएगा, हम इनका सम्मान करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद आप सबका।